दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। अच्छी सी प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख पाएँ और साथ में समझ भी पाएँ। उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अ स्मॉल थिंग कॉस्ट्स मच। क्या मतलब हुआ दोस्तों? COST, कॉस्ट, ये जो वर्ड है ये एक नाउन भी है, साथ में वर्ब भी है। नाउन में यदि आप इसका प्रयोग करेंगे संज्ञा के रूप में तो कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत, और यदि आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज़ की कीमत पड़ना। तो और ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ये जो वर्ड है ये फिफ्थ फॉर्म है, COST और साथ में S, तो ये फिफ्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? अ स्मॉल थिंग कॉस्ट्स मच, एक छोटी चीज़ महंगी पड़ती है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे a father and his son were walking down द रोड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहां वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा दोस्तों, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है ING फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, अ फादर, एक पिता, एंड हिज सन, हिज मतलब उसका, एंड हिज सन और उसका बेटा, वर वॉकिंग डाउन द रोड, सड़क पर चल रहे थे या कह सकते हैं टहल रहे थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक पिता और उसका बेटा सड़क पर टहल रहे थे। सडनली द फादर सेड टू हिज सन, लुक सन, अ हॉर्स शू इज़ लाइंग इन द मड। क्या मतलब हुआ? सडनली द फादर सेड टू हिज सन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। SAY से मतलब होता है कहना, बोलना। सेकंड फॉर्म है सैड। सडनली मतलब कि अचानक। द फादर सेड टू हिज सन, अचानक पिता ने अपने बेटे से कहा। लुक सन, बेटा देखो, अ हॉर्स शू इज़ लाइंग इन द मड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। जैसे ऊपर ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का था, इसी तरह से ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस मतलब ऐसे वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों, जिस तरह से पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर में इज़ का इस्तेमाल करते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में आर का इस्तेमाल किया जाता है।
साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया फोर्थ फॉर्म, वैसे ही इसमें भी लगाई जाती है। लाई का मतलब होता है पड़े होना, और ये फोर्थ फॉर्म है, नोट कर लीजिए लाइंग। तो क्या अर्थ हुआ? लुक सन, बेटा देखो। अ हॉर्स शू, हॉर्स शू का मतलब होता है नाल, तो उसने क्या कहा कि बेटा देखो घोड़े की एक नाल पड़ी हुई है इन द मड, कीचड़ में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सडनली द फादर सेड टू हिज सन, अचानक पिता ने अपने बेटे से कहा, लुक सन अ हॉर्स शू इज़ लाइंग इन द मड, बेटा देखो एक घोड़े की नाल कीचड़ में पड़ी हुई है। मड का मतलब है कीचड़। आगे देखिए, पिक इट अप एंड कीप इट इन योर पॉकेट। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है मैं इसको समझाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ एक एक स्ट्रक्चर को समझा जाए, एक भी स्ट्रक्चर को छोड़ा ना जाए। और ये जो वाक्य है ये हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। देखिए इस तरह के वाक्य जहाँ पर हम किसी को कोई भी आदेश देते हैं, जहाँ पर किसी भी आदेश का आभास हो, इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। और जब हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं तो इस तरह के वाक्यों को बनाने में कभी भी किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और साथ में सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप इसे नोट कर लें, जब आप इम्पेरेटिव कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट को और साथ में हेल्पिंग वर्ब को कोई इस्तेमाल नहीं है, उनका कोई भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वर्ब का और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल वहाँ करना होता है। यदि इस तरह के वाक्य नेगेटिव होंगे तो उनकी शुरुआत डू नॉट से होगी, और डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और यदि इस तरह के वाक्य अफर्मेटिव होंगे तब हमें वर्ब से वाक्य को बनाना होगा। तो क्या अर्थ हुआ? पिक इट, पिक मतलब उठाना, पिक इट अप, इसे उठा लो, एंड कीप इट, और इसको रख लो, इन योर पॉकेट, अपनी जेब में। तो उन्होंने क्या कहा उसके पिता ने कि इसे उठा लो और अपनी जेब में रख लो। द सन सैड, बेटे ने कहा, ओह आई हेट टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम द मड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आई वी यू दे या फिर प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और ही शीट और सिंगुलर में फिफ्थ फॉर्म का। जैसा ऊपर मैंने आपको बताया यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया, और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो आई है तो आई वी यू दे और प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटे ने क्या कहा? आई हेट टू पिकअप थिंग्स फ्रॉम द मड, मतलब मुझे कीचड़ से चीज़ें उठाना नापसंद है। मतलब मैं कीचड़ से, हेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नापसंद करना, घृणा करना, नफ़रत करना। तो उसने क्या कहा कि मुझे मतलब कि कीचड़ से चीज़ें उठाने में नफ़रत है, मतलब मैं उस चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ। आगे देखिए, द फादर पिक्ड अप द हॉर्स शू एंड कैप्ट इट इन हिज पॉकेट। तो क्या अर्थ हुआ? द फादर पिक्ड अप द हॉर्स शू। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म पिक्ड। द फादर पिक्ड अप द हॉर्स शू, पिता ने घोड़े की नाल उठा ली। एंड कैप्ट इट, कीप मतलब रखना, सेकंड फॉर्म कैप्ट, और इट मतलब उसे, और उसको रख लिया। इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में। On reaching his village, he sold the horseshoe and bought some raspberries. क्या अर्थ हुआ? On reaching his village। दोस्तों REACH, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और ये ING फॉर्म है। रीचिंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ऑन का मतलब पर, ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने पर। ही सोल्ड द हॉर्सशू, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। SELL, सेल का मतलब बेचना, और सेकंड फॉर्म है सोल्ड, आप चाहें तो नोट कर लें। ही सोल्ड द हॉर्सशू, उसने घोड़े की नाल को बेच दिया। एंड बॉट, और दोस्तों बाय मतलब खरीदना, ये सेकंड फॉर्म है। BOUGHT नोट कर लीजिए। एंड बॉट, और ख़रीद लिए। सम रेस्पबेरीज, रेस्पबेरीज का मतलब रस भरी, और कुछ रस भरी खरीद ली। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने पर। ही सोल्ड द हॉर्सशू, उसने घोड़े की नाल बेच दी। एंड बॉट सम रेस्पबेरीज, और उसने कुछ रस भरी खरीद ली। चलिए, और दोस्तों रस भरी जो एक छोटा सा फल होता है, शायद आप में से कुछ लोग आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा, जो टमाटर जैसा दिखता है। चलिए आगे देखिए। नाउ द सन वॉज विलिंग टू ईट सम रेस्पबेरीज, क्या मतलब? नाउ द सन वॉज विलिंग,
और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है, और जैसा मैंने आपको बताया पास्ट कॉन्टिन्यूस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तब वहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सन है ये सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है तो वॉज का इस्तेमाल किया गया। और विलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा होना। तो क्या अर्थ हुआ, नाउ अब द सन वॉज विलिंग टू ईट सम रेस्पेरीज, मतलब अब बेटा मतलब जो था वॉज विलिंग टू ईट सम रेस्पेरीज, वो कुछ रस भरी खाना चाह रहा था। मतलब वो जो बेटा था वो क्या था, वो कुछ रस भरी खाना चाह रहा था। द फादर अंडरस्टूड द डिज़ायर ऑफ हिज सन, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, UNDERSTOOD अंडरस्टूड। द फादर अंडरस्टूड द डिज़ायर ऑफ हिज सन, और DESIRE दोस्तों डिज़ायर एक नाउन है जिसका मतलब होता है इच्छा, किसी ख्वाहिश, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, जो पिता थे वो अपने बेटे की इच्छा को, उसकी ख्वाहिश को समझ गए। He dropped a raspberry on the ground, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। DROP ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे की ओर गिराना, और सेकंड फॉर्म में ड्रॉप। दोस्तों उसके कई मतलब हैं। ड्रॉप का मतलब ऐसे भी होता है जब आप अपने किसी वाहन से किसी व्यक्ति को कहीं छोड़ते हो ले जाके अपने बाइक से, कार से, उसे भी ड्रॉप कहा जाता है, और कोई चीज़ गिराने को भी ड्रॉप कहते हैं। और ये पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई, आप नोट कर लीजिए, DROPPED। तो क्या अर्थ हुआ, ही ड्रॉप्ड आ रेस्पबेरी ऑन द ग्राउंड, मतलब कि उसने एक रस भरी को ज़मीन पर गिराया। द सन पिक्ड इट अप, और ये पिक मतलब उठाना, सेकंड में पिक, द सन पिक्ड इट अप, इट मतलब उसे, बेटे ने उसे उठा लिया। वॉश्ड इट, वॉश का मतलब धोना, सेकंड में वॉश्ड इट, उसको धोया, एंड एट इट अप, और इसे भी नोट कर लीजिए, ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट, एंड एट इट अप, और उसको खा लिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द सन पिक्ड इट अप, बेटे ने उसको उठाया, वॉश्ड इट एंड एट इट अप, उसको धोया और उसे खा लिया। चलिए आगे देखिए। देन द फादर सेड टू हिज सन, देन का मतलब होता है फिर, तब, इसके दो मतलब हैं, फिर और तब, दोनों नोट कर लीजिए। देन द फादर सेड टू हिज सन, फिर पिता ने अपने बेटे से कहा, समटाइम्स इवन आ स्मॉल थिंग कॉस्ट मच, तो उन्होंने क्या कहा कि कई बार, इवन ए स्मॉल थिंग मतलब बहुत छोटी चीज़ भी, कॉस्ट मच ज़्यादा कीमती होती है, या ज़्यादा महंगी पड़ती है, ज़्यादा कीमती होती है। दीज रेस्पबेरीज आर ड्यू टू दैट हॉर्सशू विच यू रिफ्यूज़ टू पिक अप फ्रॉम द मड, तो उन्होंने क्या कहा, दीज रेस्पबेरीज आर ड्यू टू, और ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, के कारण, कि ये जो रस भरी हैं, आर ड्यू टू दैट हॉर्सशू, वो उस नाल की वजह से हैं, विच यू रिफ्यूज्ड, जिसको आपने इनकार कर दिया, टू पिकअप, उठाने से, फ्रॉम द मड, कीचड़ से। तो उसके जो पिता थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो रस भरी हैं ये क्या है, उस घोड़े की नाल की वजह से हैं जिसे आपने कीचड़ से उठाने से मना कर दिया। द सन अंडरस्टूड वॉट हिज फादर मेंट, और जो बेटा था वो समझ गया कि जो उसके पिता हैं उसका क्या मतलब था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और कहानी का जो मॉरल है वो यही है, कई बार बहुत छोटी चीज़ें जो होती हैं वो कीमती होती हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, और आज आपने मेरे चैनल पर आकर कुछ नया सीखा हो, आपको कुछ काम का लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपका फ़ीडबैक हो। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।